टारगेट टीपी बोर्ड में आपका स्वागत है। इंग्लिश का चौथा क्लास है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। हमने इसके पहले क्लासेस में नाउन से संबंधित कुल 5 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ा था। जो लास्ट वाला रूल था उसमें हमने फिश और ऐसे नाउन के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में एक समान यूज़ करते थे। वो इस बात पर डिपेंड करता था कि कौन सा प्लेस है और उसका यूज़ कहाँ है। अब जो हम 6 नंबर का जो रूल पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हाइफेनेटेड नाउन होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जिनके बीच में हाइफन का चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, हाइफन का चिन्ह है। इन दोनों के बीच में क्या है, हाइफन का चिन्ह है। इसीलिए हाइफन के चिन्ह होने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं हाइफनेटेड नाउन। तो हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आपको आपके करने के लिए 2 क्वेश्चंस हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और आसान है। देखिए, राम गेव मी 100 रुपीज़ नोट्स। यहाँ पे लिखा है ही स्टे इन 7 स्टार्स होटल्स। राम ने मुझे 100 रुपीज़ का नोट दिया और वह 7 सितारा होटल में रुका। तो यहाँ पर जो इसमें एस लगा है ना वो गलत है, क्योंकि हाइफनेटेड नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें भी 7 स्टार्स में जो एस है वो गलत है। केवल क्या होगा, 7 स्टार, और इसमें क्या होगा 100 रुपीज़। इसमें का एस क्या हो जाएगा, काट दिया जाएगा। अब ये क्या हो गया, सही हो गया। तो याद रखिएगा, ये रूल कहता है कि हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर रूल। बोलचाल में कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिसमें हम बहुत गलतियां करते हैं। हम बोल देते हैं और हमें लगता भी है कि वो सही है, लेकिन वास्तव में वो गलत होता है। जैसे कज़न ब्रदर्स। हम किसी से अगर कोई चचेरा या ममेरा भाई होता है तो हम कहते हैं कि कज़न ब्रदर्स हैं, ये कज़न ब्रदर हैं, जबकि ये सरासर गलत है। कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर, इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। कज़न का मतलब ही होता है वो कज़न या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा, वर्ब के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन कज़न के साथ कभी ब्रदर नहीं आएगा और कज़न के साथ कभी सिस्टर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अर्थ ही दे रहा है कज़न। कज़न इन दोनों का अर्थ देता है, कज़न ब्रदर का भी अर्थ देता है, कज़न सिस्टर का भी अर्थ देता है। कज़न का मतलब ही होता है चचेरा भाई, ठीक है, और या फिर चचेरी बहन। अब इसमें सिस्टर और ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, गुड नेम। लोग प्यार से पूछते हैं कि कैन आई नो योर गुड नेम प्लीज, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं। तो इसे और प्यार देने के लिए लोग कहते हैं गुड नेम बताइएगा, अपना जो प्यारा जो अच्छा नाम है या फिर जिसको कह सकते हो प्यारा नाम है वो बताइए। जबकि ये इंग्लिश में सरासर गलत है। गुड नेम कहीं नहीं होता है, डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, नेम कह सकते हैं, नेम ही कहा जाता है। ये गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इस्तेमाल बोलने में तो लगता है कि सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। थर्ड, स्मॉल या बिग ब्लंडर। देखिए ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी, ठीक है। अब इसमें स्मॉल और बिग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्लंडर का मतलब बड़ी। अब मान लीजिए कि बहुत बड़ा, ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ा, तो बिग ब्लंडर यानी कि बहुत 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 बड़ा, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ा, तो इसके आगे स्मॉल या बिग हम नहीं लगाते हैं। और लास्ट 4, स्ट्रांग ब्रीज। स्ट्रांग यानी कि मजबूत और ब्रीज मतलब हवा, जबकि ऐसा नहीं है। जो ब्रीज होती है वो या तो लाइट होगी, प्यारी, मधुर, या फिर जेंटल, बहुत सी सीधी होती है। स्ट्रांग ब्रीज नामक कोई वर्ड होता ही नहीं है। या तो ब्रीज से पहले लाइट लगाइए या फिर जेंटल लगाइए। हाँ, अगर आपको स्ट्रांग लगाना है तो आप विंड के साथ स्ट्रांग लगा सकते हैं। तो ये कुछ इंग्लिश के यूजेस थे जो अक्सर बच्चों से गलतियां होती हैं। तो ये रूल नंबर 7 में है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला रूल। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 8। देखिए रूल नंबर 8 में ये है कि कुछ नाउन प्लूरल होते हैं, परंतु इनके पूर्व अगर निश्चित संख्यात्मक विशेषण, क्या लिखा है, निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग होने के बाद इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं करते हैं। यानी कि कुछ नाउन प्लूरल तो होते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले कोई निश्चित संख्या विशेषण यानी कि काउंटेबल एडजेक्टिव अगर आ जाता है,
न्यूमरल काउंटेबल एडजेक्टिव आ जाता है तो हम इस नाउन को प्लुराइज नहीं करते हैं। जैसे देखिए वर्ड्स हैं जैसे 100, डजन, 1000, मिलियन, स्टोन, ग्रॉस, स्कोर। कन्फ्यूज़न ये करता है कि कहीं कहीं आपको इनमें एस दिखेगा और कहीं कहीं आपको इनमें एस नहीं दिखेगा। तो अब दो कंडीशन बनते हैं, एस कब दिखेगा और एस कब नहीं दिखेगा। तो देखिए अगर इन वर्ड्स से पहले कोई काउंटेबल नाउन है 2, 4, 6, 10, 12, 50, 70, अगर फिक्स काउंटेबल नंबर है तो इसमें एस हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर फिक्स काउंटेबल नंबर नहीं है तो इसमें हम एस लगाएंगे। देखिए दोनों एग्जांपल देखिए, 100, डजन, 1000, मिलियन, स्टोन, ग्रॉस एंड स्कोर। इसमें आई हैव 2 फिक्स हो गया ना, कितना 200 रुपीज़, यानी कि मेरे पास जो पैसे हैं वो 200 हैं, 200 रुपीज़। तो इसीलिए इसके आगे एस नहीं लगा है, क्योंकि अगर इसके आगे एस लगता तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इसके आगे फिक्स है, 2 क्या है, फिक्स है, तो फिक्स है इसीलिए यहाँ पे 100 ही सही है। ठीक। सेकेंड, सी परचेज, अब यहाँ पे 3 ये भी फिक्स हो गया कि फिक्स है कि 3 दर्जन ही पेंसिल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है कि लेकिन अगर इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें प्लुरलाइज करना पड़ता है। अगर इनके साथ इंडिफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लुरलाइज करना पड़ता है। अब इंडिफिनिट का मतलब क्या, निश्चित नहीं। जैसे 1, 2 तो निश्चित है, लेकिन अगर हम कहें मेनी, बहुत अधिक, तो निश्चित है कितने हो सकते हैं। मेनी में 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 100, 1000 भी हो सकते हैं, तो इसमें फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स होता तो ये 100 सही है, डजन सही है। लेकिन यहाँ देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, मैंने सैकड़ों लोग, यहाँ पे इसलिए लगाए हंड्रेड्स, यानी कि कितने 100 नहीं पता है, बस इतना पता है कि सैकड़ों लोग। अब वो 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, कई सौ हो सकते हैं, ठीक है। तो सैकड़ों लोग केम टू सी द फेयर, सैकड़ों लोग मेला देखने के लिए क्या किए, आए। नेक्स्ट, ही डोनेट मिलियंस ऑफ रुपीज। अब इसकी गणना नहीं है कितना रुपया डोनेट किया, 5 मिलियन दिया या 10 मिलियन दिया या 50 मिलियन दिया, बस मिलियंस ऑफ, यानी कि बहुत सारा मिलियन उसने पैसा क्या किया, डिनोट किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मिलियंस ऑफ रुपीज और हंड्रेड्स ये बता रहा है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी संख्या फिक्स नहीं है, और यहाँ पे जो पैसा है उसने जो दिया है वो भी फिक्स नहीं है। तो याद रखिएगा कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल कब इसमें एस नहीं लगाएंगे, जब इनसे पहले कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण आए तो इनमें एस नहीं लगाएं। जैसे में 2 आया है, 3 आया है, इसमें एस नहीं लगाए हैं। लेकिन अगर अनिश्चित आए तो इसको प्लुरलाइज करना ही पड़ेगा। इंडिफिनिट काउंटेबल की तरह इसका प्रयोग होगा तो इसको प्लुरलाइज करना पड़ेगा। तो रूल 8 था, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल नंबर 9। देखिए रूल नंबर 9 इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, सेम नाउन, यानी कि ये नाउन और ये नाउन एकदम सेम होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए एकदम सेम। अगर ऐसा होता है तो जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। याद रखिएगा, हमेशा वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस सेम नाउन, यानी कि जो पहले है वही वाला नाउन, तब वह नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होगा। यहाँ पर देखिए, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वेयर डिवास्टेड, यानी कि शहरों के शहर, माने शहरों शहर तबाह हो गए, ठीक है। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, जहाज के बाद जहाजें, जहाज के बाद जहाजें क्या कर रही हैं, आ रही हैं। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, उसने जांच की दरवाजे पर जाकर, माने दरवाजे दरवाजे जाकर उसने क्या की, जांच की, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है वो क्या है कि नाउन है, ठीक, आफ्टर है, प्रीपोजिशन, एक आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, यानी कि सेम नाउन है। तो यहाँ पर जो इसमें एस लगा है वो गलत है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। टाउन आफ्टर टाउन होगा, टाउन्स नहीं होगा। शिप आफ्टर शिप होगा, शिप्स गलत है, ठीक है। और इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। अब ये क्या हो गया, तीनों सही हो गया। तो ये रूल नंबर 9 था। अगला रूल देखते हैं। देखिए रूल नंबर 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि ड्यूअल जेंडर, हमको पता है कि जो कॉमन जेंडर में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो ड्यूअल जेंडर का काम करते हैं।
यानी कि मेल का भी काम करते हैं और फीमेल का भी काम करते हैं। जैसे डुअल जेंडर का मतलब टीचर। अब हम क्या बता सकते हैं कि टीचर मेल है या फीमेल है, स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, चाइल्ड मेल है या फीमेल है, क्लर्क, वर्कर, राइटर, म्यूजिशियन, इसमें हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। अगर ऐसे वर्ड अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम क्या करें? ऐसे वर्ड्स अगर इंग्लिश के सेंटेंस में आए, जैसे मान लीजिए एवरी लीडर शुड परफॉर्म। अब बताइए यहाँ हम हिज लिखें या हर लिखें? सबसे बड़ा सवाल आता है कि हिज लिखें या हर लिखें। तो अगर ऑप्शन में हिज दिया हो, हर दिया हो या इट दिया हो तो सबसे पहले हम चूज करते हैं किसको? हिज को। सेकेंड नंबर पे हर को। इट से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हिज नहीं दिया है तो हम इट को नहीं, हर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हर का इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिएगा। लेकिन प्रिफरेबल जो सबसे इसमें प्रीफर है, हम हिज को ही प्रीफर करते हैं, यानी कि मास्कुलिन जेंडर को ही प्रीफर करते हैं। जैसे टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर हमने हर नहीं लगाया। अगर अपने मन से अगर लगाने वाला सिचुएशन आ जाता है या कंडीशन आ जाता है तो वहाँ पे हम हिज लगाते हैं। अगर इन दोनों में से चूज करने वाला कंडीशन आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। और अगर ऑप्शन में हिज न दिया हो, यानी कि हिज दिया ही ना हो, हर दिया हो और उसके बाद इट दिया हो, तब हम क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रीफर किस? देखिए, जब ऐसा मामला फंस जाता है कि हमको इनमें से चूज़ करना होता है कि हम किसको सेलेक्ट करें, तो इस कंडीशन में सबसे पहला हमारा सिलेक्शन होता है मास्कुलिन जेंडर। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो टीचर है या फिर जो मान लीजिए जो लीडर है या फिर जो टीचर है वो क्या है? मास्कुलिन है, यानी कि मेल है। सेकेंड कंडीशन में हम उसको फीमेल मानते हैं। और थर्ड तो वाला ऑप्शन, इट वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि हम हिज को ही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। हाँ, अगर सेंटेंस में कुछ चीज़ें स्पष्ट हों जिससे हमें लगे कि नहीं ये जो टीचर है या फिर ये जो लीडर है वो मेल है, तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या फीमेल है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर नहीं लगता है और दो ही हमारे पास ऑप्शन हो जाता है तो हम इसमें प्रीफर करते हैं। प्रीफर करते हैं मतलब प्रायिकता देते हैं, यानी कि सबसे पहले हम किसको लेते हैं? हिज को, उसके बाद किसको लेते हैं? हर को। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंस क्या है? वन वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स कह सकते हैं उसको, या फिर ये भी कह सकते हैं ग्रुप्स को। जो कलेक्टिव नाउन्स में जो ग्रुप वाले 10 वर्ड्स थे उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, वही लास्ट हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन जेंडर, ठीक है, नाउन केस। तो सबसे पहले उसको कलेक्टिव नाउन के जो वर्ड्स हैं 20 वर्ड्स लगभग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स में कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका एक और वीडियो लास्ट में हम पिन करके डाल देंगे कलेक्टिव नाउन के हिसाब से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नाउन एंड नंबर्स पढ़ेंगे, नाउन एंड जेंडर पढ़ेंगे। तो इसको आज क्लियर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नाउन से रिलेटेड चीज़ों को आज ख़त्म कर देते हैं पूरी तरीके से। देखिए, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समूह को बताते हैं। भले वो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता, उनका मतलब ही होता है उन लोगों का समूह। जैसे देखिए, हमने वर्ड का इस्तेमाल किया बैंड, बोर्ड, बेबी, क्लास, चेन या रेंज, कोड, क्लस्टर, क्रू, ठीक है, या कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी। ये जितने वर्ड्स के सामने मैंने अंडरलाइन किया है इन सब का मतलब होता है समूह। इसका कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब एक ही है, सिर्फ समूह। अगर म्यूजिशियंस का समूह है, यानी कि सिंगर, गाना गाने वाले या म्यूजिक बनाने वाले, उन लोगों का अगर समूह है तो उसे हम बैंड कहेंगे। अगर डायरेक्टर्स का समूह है, फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, और जैसे मान लीजिए किसी काम के, किसी बड़े बड़ी कंपनियों के जो डायरेक्टर्स होते हैं, अगर उनका समूह है तो हम बोर्ड कहेंगे। अगर औरतों का, बच्चियों का या ऑफिसर्स का समूह है तो उसे हम बेबी कहेंगे। अगर इस बेबी नहीं है, बेबी है, BEVY है। अगर बच्चों का समूह है तो इसे हम क्लास कहेंगे। अगर पहाड़ों का समूह है तो उसे रेंज या चेन कहेंगे। अगर कानून, नियम कानूनों का समूह है तो उसे हम कोड कहेंगे। अगर स्टार्स का समूह है तो उसे हम क्लस्टर कह सकते हैं, कॉन्स्टिलेशन कह सकते हैं या गैलेक्सी कह सकते हैं। और अगर सेलर्स का समूह है तो उसे हम क्रू कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जिनके नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब एक ही है, समूह है। लेकिन चूंकि ये समूह अलग अलग वस्तुओं का, व्यक्तियों का या चीज़ों का है, इसीलिए इसके लिए हमने अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। म्यूजिशियंस के लिए बैंड, डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड, ऑफिसर्स, वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए बेबी, स्टूडेंट के लिए क्लास, माउंटेन के लिए चेन और रेंज, लार्ज के लिए कोड, और स्टार के लिए क्लस्टर, कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी, और सेलर्स के लिए क्रू। तो ऐसे बहुत सारे हैं, उनकी एक PDF लिस्ट हम लास्ट में डाल दे रहे हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद करना पड़ता है।
और आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर की किताब खोल के देखेंगे तो उसमें ऐसा बहुत सारा दिया होगा, उसको याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं इनका मतलब होता है कि इन विशेष चीज़ों का समूह। जैसे मान लीजिए चेन कह दिया तो इसका मतलब चेन या रेंज कहा तो किसका समूह होगा? माउंटेन का, स्टूडेंट का नहीं होगा। और अगर क्लास कहा तो स्टूडेंट का होगा। बेबी कहा तो या तो गर्ल होगी, या तो वुमेन होगी, या तो ऑफिसर होगा। बोर्ड कहेगा तो डायरेक्टर होंगे, और बैंड कहेगा तो म्यूजिशियन होंगे। तो ये वर्ड हैं, जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये किसी समूह को ही बताते हैं। इसका और कोई डेफिनेट या और कोई अलग मीनिंग नहीं होता है, तो इसको याद रखिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे नाउन और के जेंडर के बारे में, मास्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।